हेलो दोस्तों, स्मार्ट एग्रीकल्चर क्लास में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज का मेरा टॉपिक है धान के खेत में लगने वाले हानिकारक रोग और कीट का प्रबंधन। उसके बारे में हम आपको बताएंगे। इससे पहले मैं आपको धान की खेती के बारे में बताया हूं, अब धान के रोग और कीट प्रबंधन के बारे में बताऊंगा। चलिए टॉपिक को चालू करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंसेक्ट कंट्रोल मेथड, यानी धान में लगने वाली जो विशेष इंसेक्ट है उनके बारे में हम जानेंगे। तो धान में सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ कीट किसे कहते हैं। तो यहाँ पर टॉपिक है इंसेक्ट। इंसेक्ट किसे कहते हैं? तो कीट वे परजीवी जीव हैं जो पूरी तरह से फसलों पर डिपेंडेंट रहते हैं, यानी कि वो हर फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन आप यहां पर ये देखिए कि हम किसका पढ़ रहे हैं, धान का कीट पढ़ रहे हैं। तो वे कीट जो सिर्फ धान के फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं और उसी में रह करके अपना जीवन यापन करते हैं, उसी हम लोग क्या बोलते हैं, धान का कीट। तो धान में सबसे पहला जो कीट लगता है उसका नाम है स्टेम बोरर। स्टेम बोरर को हम हिंदी में बोलते हैं तना छेदक। ये बहुत ही जाना माना नाम है। ये हर किसान को पता है कि तना छेदक किसे कहते हैं, और तना छेदक हर किसान के खेत में लगता ही लगता है। तो आप देखिए ये तना छेदक का सिम्टम क्या है। सबसे पहले आप ये जानिए कि ये मान के चलिए धान का तना है। ये धान के जो तना रहता है इस पर होल करता है। होल करने के बाद अंदर का जो ग्रीन भाग रहता है या जो सॉफ्ट भाग रहता है, कोमल भाग रहता है, उसको काट करके खा जाता है। अगर धान के इस कोमल भाग को काट देगा तो धान क्या हो जाएगा, मुड़ करके नीचे गिर जाएगा, और इसमें जो जाइलम फ्लोएम वर्क करते हैं, हम लोग जो खाद उर्वरक डालते हैं, वो सब काम नहीं हो पाएगा। तो हमारा पौधा क्या हो जाएगा, रुक जाएगा या मर जाएगा। आगे बढ़िएगा, तना छेदक के लिए हम लोग क्या दवाई डालेंगे। तो जैसे हम लोग को तना छेदक के लिए साइपरमेथ्रिन नामक दवाई डालना चाहिए। साइपरमेथ्रिन नामक दवाई का प्रयोग करना चाहिए। मार्केट में हम लोग को हमला नाम से ये आसानी से अवेलेबल हो जाता है, आसानी से अपने को मिल जाता है। अगर हम इसका प्रयोग कर देंगे तो हमारा धान का कीट नियंत्रण हो जाएगा, स्टेम बोरर नियंत्रण हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, दूसरा जो कीट है उसको बोलते हैं गंधी बग। गंधी बग, इसको कहीं कहीं पर लोकल लैंग्वेज में गांधी भी बोला जाता है, कहीं कहीं पर गंधी भी बोला जाता है। तो गंधी बग एक ऐसा इंसेक्ट है जो धान में जब दूध भराता है, यानी जो दाना रहता है उस पर दूध जब निकलता है उस समय ये अटैक करता है। क्योंकि सबसे पहले मैं यहाँ पर स्टेम बोरर का जो नाम है, साइंटिफिक नाम है, वो बताना भूल गया था। वो आपको बताना चाहूंगा कि साइसर पोपुगा इंसर्ट्यूलस उसका साइंटिफिक नेम है। वैसे ही जो गंधी बग होता है, गंधी बग का जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है लेप्टोकोराइसा अक्यूटा। लेप्टोकोराइसा अक्यूटा के नाम से इसको जानते हैं। और ये जो कीट होता है वो तब धान पर अटैक करता है जब उस पर दूध भराना चालू हो जाता है। ये बालियों पर, उसके ग्रेन्स के ऊपर अटैक करता है और अंदर के दूध को सक कर जाता है, जिससे दाना क्या हो जाता है, खखला हो जाता है। और ये ऐसा कीट है जो अगर किसी खेत में लगा है, किसी फील्ड में लगा है, अगर आप उसको धान को कुटवाने के लिए जाएंगे, यानी कि चावल निकलवाने के लिए जाएंगे, तो उसका जो भूसा रहता है, राइस का जो भूसा रहता है, उससे भी इस कीट का महक आना चालू हो जाता है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, नीम गोल्ड का प्रयोग करेंगे। NSKE, नीम सीड कर्नाल एक्सट्रैक्ट या नीम गोल्ड का प्रयोग करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि देखिए ये जो दूध भराने की स्टेज में नुकसान पहुंचाता है, तो दूध से ही दाना का निर्माण होता है, जिसको मनुष्य फीड करते हैं, खाते हैं। अगर आप जहरीला दवा डाल देंगे उससे, तो मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए भी क्या हो सकता है, हानिकारक हो सकता है। तीसरा जो कीट है आर्मीवर्म। चौथा जो कीट है पैडी ग्रॉसहॉपर। इसको सैनिक कीट कहते हैं, जो माइथीमेना सेप्राटा के नाम से जाना जाता है। और ये जो ग्रासहॉपर है इसको टिड्डा के नाम से जानते हैं, लोकल लैंग्वेज में फंफा के नाम से भी इसको जाना जाता है। दोनों का सिम्टम सेम है। ये क्या करता है, पत्तियों को फीड करता है। जो प्लांट रहता है, राइस का जो प्लांट रहता है, उसमें जो पत्तियां बनी रहती है, टिलर्स जो निकले रहते हैं, उसको काट देता है, कुतर देता है। तो कुतर जाने से टिलर्स का निर्माण नहीं हो पाता है और बालियां कम बनती है। तो ये किसका सिम्टम हो जाता है, आपका आर्मीवर्म का सिम्टम हो जाता है। और आर्मीवर्म के लिए हम लोग मेथाइल पैराथियान नामक दवाई का स्प्रे कर सकते हैं। मेथाइल पैराथियान नामक दवा का स्प्रे कर सकते हैं। ये दवाई का नाम है जो आसानी से आपको मार्केट में मिल जाएगा। इसका सिम्टम यही है कि पत्तियों को काट देगा, कुतर देगा। कभी कभी जो इन्फ्लोरोसेंस पुष्प क्रम वगैरह निकलता रहता है उसको भी कुतर देता है, जिससे किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। आगे हम बढ़ेंगे डिजीज कंट्रोल मेथड, यानी कि धान के कीट में जो रोग लगता है उसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो धान के कीट में सबसे पहला, धान के फसल में जो सबसे पहला जो रोग लगता है उसे कहते हैं ब्लास्ट ऑफ राइस।
जिसे हिंदी में बोला जाता है झुलसा रोग, धान में लगने वाला झुलसा रोग। इससे भी हर किसान जागरूक होंगे, क्योंकि धान के खेत में लगने वाला सबसे हानिकारक रोग क्या होता है? झुलसा रोग होता है। और इसका सिम्टम क्या होता है? ये देखिए, ये एक ऐसा डिजीज है ब्लास्ट ऑफ राइस, जिसको हम लोग, इसका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है वो फंगस के द्वारा होता है, और इस फंगस का नाम है पायरिकोलिरिया ओराइजी। और एक ऐसा सिम्टम है प्रोड्यूस करता है जो नर्सरी से निकलना चालू हो जाता है। आप धान की रोपा लगाने के लिए जो नर्सरी लगाते हैं, उससे ये अटैक करना चालू करता है। धान का जो लीफ रहता है उसमें सबसे पहले काले काले रंग का स्पॉट बनाता है, और ये जो धब्बा रहता है काले रंग का, वो बाद में आई का संरचना ले लेगा, आंख का संरचना ले लेगा, और धीरे धीरे पत्तियों को पूरी तरह से क्या करेगा? जला देगा। अगर पत्ती पूरी तरह से जला हुआ दिखाई देगा, खेत पूरी तरह से लाल लाल रंग में आपको दिखाई देना चालू हो जाएगा, तो आप समझ जाइएगा कि आपके खेत में क्या लगा है? झुलसा रोग लगा है। इसके लिए आप कार्बेंडाजिम नामक दवा का स्प्रे करेंगे, खेत में कार्बेंडाजिम का छिड़काव करेंगे, इससे आप उसका कंट्रोल कर सकते हैं। आगे बढ़िएगा, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट। बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट नाम में इसका कॉजल एजेंट छुपा हुआ है कि बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट किसके द्वारा होता है? बैक्टीरिया के द्वारा होता है। लीफ का मतलब होता है पत्ती, और ब्लाइट का मतलब होता है जलन, यानी कि जो धान का पत्ती रहेगा वो जल जाएगा। ये किसके चलते जलेगा? बैक्टीरिया। सबसे पहले इसके किनारे किनारे सेप्ट में इंफेक्शन करना चालू हो जाएगा, और ये बैक्टीरिया क्या करेगा? किनारे को धीरे धीरे जला देगा। पूरे बैक्टीरिया को किनारे से क्या करेगा? जलाएगा। जो हम लोग का झुलसा था उसमें आई सेप्ट बना रहता है, इसमें आई सेप्ट नहीं बनाएगा, इसमें सिर्फ किनारे से जलाएगा, और धीरे धीरे पूरी पत्ती क्या हो जाएगी? अधजली दिखाई देगी। नीचे से हरा रहेगा, ऊपर से जला जला पूरा धान ऐसा ही दिखाई देना चालू हो जाएगा। तो उसके लिए मतलब उस रोग को ही हम लोग क्या बोलते हैं? बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट के नाम से जानते हैं। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? ब्लाइटेक्स नामक दवा का स्प्रे करेंगे, ये दवाई का नाम है। और जो थर्ड डिजीज है, उस डिजीज का नाम है खैरा रोग, जो धान में लगता है। और खैरा रोग किसके चलते होता है? जिंक के चलते। जिंक क्या होता है? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होता है। हम खेत में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जिंक का प्रयोग नहीं करते हैं, उसकी कमी से आपका जो धान है उसमें खैरा रोग अटैक करेगा। खैरा रोग का सिम्टम क्या रहेगा? जो पत्ती रहती है ऊपर से जली जली दिखाई देगी, बढ़वार उसका रख जाएगा, पत्ती पीला पड़ना चालू हो जाएगा। ये सब सिम्टम किससे होता है? खैरा रोग से। इससे बचने के लिए हम लोग खेत में हर साल जिंक सल्फेट नामक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का प्रयोग करेंगे। अगर आप माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जिंक सल्फेट का प्रयोग करते हैं तो आपके खेत में खैरा रोग की समस्या नहीं होगी। इसके अलावा आप जो धान का खेत में इंसेक्ट और कीट का नियंत्रण करें, उससे एक और चीज होता है जो धान को डैमेज करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं वीड्स। वीड्स का मतलब होता है खरपतवार, वे अवांछित पदार्थ जो बिना बोए खेत में उगाते हैं। देखिए, टॉपिक है इंसेक्ट एंड डिजीज कंट्रोल मेथड। हम यहाँ पर कीट नियंत्रण बताएंगे, यहाँ पर रोग नियंत्रण बनाएंगे, लेकिन जो प्लांट प्रोटेक्शन होता है धान का, उसमें 3 चीज से फसलों को बचाया जाता है। धान को वीड से यानी खरपतवार से, कीट से और रोग से। तो हम आपको कीट और रोग बता चुके हैं, खरपतवार थोड़ा सा बताएंगे। धान में जो खरपतवार उगेगा, जैसे दूब घास हो गया, सांवा हो गया, मोथा हो गया, इन सब को आप चाहें तो अपने हाथों से उखाड़ करके फेंक सकते हैं, नहीं तो आप खेत में दवाई का प्रयोग करेंगे। और वीड कंट्रोल के लिए आप खेत में ब्यूटाक्लोर नामक दवा का स्प्रे करेंगे। ब्यूटाक्लोर एक दवाई का नाम है जो वीड्स को मारने के लिए प्रयोग किया जाता है। यही था आपका इंसेक्ट एंड डिजीज कंट्रोल मेथड। इसके लिए हम यहाँ पर जो भी दवाई आपको मैं बताया हूँ इंसेक्ट एंड डिजीज कंट्रोल मेथड, और थोड़ा सा वीड्स जो बताया हूँ, इसमें सिर्फ केमिकल दवाई बताया हूँ। इसके अलावा आप बायोलॉजिकल कंट्रोल भी कर सकते हैं, आप क्रॉप रोटेशन का भी प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि कल्चरल मेथड, बायोलॉजिकल मेथड, इन सभी विधियों का आप प्रयोग कर सकते हैं, जो जरूरत पड़ने पर आपको मैं समय समय पर बताते रहूंगा। धन्यवाद।